नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मेरा काम है जटिल मुद्दों को आसान बनाना। ऐसे मुद्दे जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, न्यूज़ चैनल्स में आ रहे हो और आपको उसके पीछे की पूरी बात जाननी हो कि आखिरकार हुआ क्या है, कहानी क्या है, सच्चाई क्या है। तो इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे। आज हम देख रहे हैं, हमारे एक लर्नर ने पूछा था कि ये ईरान और इज़राइल की जो पूरी लड़ाई चल रही है, इसके बारे में बता दीजिए, क्या है ये? तो कोई दुनिया कह रही है वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, या कोई कह रहा है कि बहुत ज़्यादा भयंकर ऑयल प्राइसेस से लेके सब कुछ बहुत महँगे हो जाएँगे और वर्ल्ड वॉर 3 जैसा कुछ हो सकता है। स्टॉक मार्केट एकदम, आज देखा गया, स्टॉक मार्केट एकदम तड़बड़ा के टूट गई। तो ये सब क्यों हुआ है? आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ईरान और इज़राइल का अभी 13 और 14 अप्रैल को इन दोनों के बीच में ही मिसाइल्स दोनों ने एक दूसरे के ऊपर दागी। पिछले 3 दिनों में एक बार इज़राइल ने ईरान के ऊपर दागी और फिर ईरान ने 300 मिसाइलें इराक के ऊपर दागी। बट ये आखिर दागी क्यों? हम जरा इसके ऊपर चलेंगे कि कारण क्या था इनका एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर ऐसे मिसाइल दागने का, इनका कारण क्या था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ना ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार इनकी दुश्मनी है क्यों। जरा इसके बारे में समझते हैं। आप मिंट का ये आर्टिकल देख रहे हैं, ईरान अटैक्स ऑन इजराइल, और 80 से ज्यादा ड्रोन्स यूएस और जो इजराइल हैं ये डिस्ट्रॉय कर चुके हैं ईरान के, और भी लगे हुए हैं। देखिए जरा इस मैप को जरा ध्यान से देखिए। इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए आपको इस मैप पे आना पड़ेगा। इस मैप को अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये इजराइल है। जो नीले रंग से आपको जितना भी दिख रहा है ये इजराइल है, और इसके ऊपर है ये सीरिया, इसके ऊपर है ये लेबनान, और यहां पर है ईरान। तो इनकी लड़ाई चलती रहती है इजराइल से। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, लड़ाई चलती क्यों है, थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। देखिए, ये जो लेबनान आपको दिख रहा है, यहां पर लेबनान में जो साउथ में, माने नीचे की तरफ, यहां पर जो लोग रहते हैं लेबनान में, माने इस नीली पट्टी के जस्ट ऊपर, यहां पर रहते हैं एक आतंकी संगठन है, उसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह जो है ये अक्सर पैलेस्टीन की फ्रीडम के लिए इजराइल के ऊपर अटैक करता रहता है। यानी कि लेबनान से लड़ाई चलती है इजराइल की। अगर आप इजराइल की हालत देखें तो आप कहेंगे कि जीवन सबको मिले, लेकिन ऐसा किसी को ना मिले। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इजराइल अपने नॉर्थ में लड़ाई करता है। यानी इजराइल के नॉर्थ में आप देख रहे हैं लेबनन है। लेबनन में एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। आपने अक्सर न्यूज में शायद सुना होगा हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह से इनकी लड़ाई चलती रहती है। फिर देखिए, अगर आप इनके वेस्ट में देखेंगे, यानी आप इनके पश्चिम दिशा में देखेंगे, तो ये देखिए छोटा सा पिंक कलर का आपको गाजा दिख रहा है। इनकी अपने पश्चिम दिशा में इनकी लड़ाई चलती रहती है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये पैलेस्टीन है, वह जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, यहां पर इनकी लड़ाई चलती रहती है। फिर देखिए, तो अगर 3 तरफ कम थी कि एक और ईरान से, तो इनकी लड़ाई चलती ही रहती है। अच्छा, अब ईरान से क्यों लड़ाई चलती रहती है? देखिए होता क्या है यहां पर, एक्चुअल में ईरान एक शिया मुस्लिम देश है। तो दूसरी साथ ही साथ लेबनान भी क्या है, ये एक शिया मुस्लिम देश है। और ये दोनों ही, क्योंकि ये भी शिया मुस्लिम देश है, ये भी शिया मुस्लिम देश है, और सीरिया जो है ये भी एक शिया मुस्लिम देश है। तो ये कॉमन मुस्लिम ब्रदरहुड के चलते इनमें एकता रहती है, और ये इजराइल को अपना कॉमन दुश्मन मानते हैं। क्योंकि इजराइल और लेबनान, यहां पर इस जगह पर हिजबुल्लाह, यहां पर हिजबुल्लाह आतंकी संगठन रहता है, और वो इजराइल के ऊपर अटैक करता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है पैलेस्टीन और गाजा में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर जो इजराइल ने जो वॉर क्राइम्स, उनका ऐसा कहना है कि वॉर क्राइम्स जो करें हम उसका बदला ले रहे हैं साहब। तो ले देके देखा जाए तो इजराइल हर तरफ से घिरा हुआ है। अब प्रश्न ये आता है कि ठीक है, ये तो चलता रहता है, आखिरकार इस बार ऐसी क्या खासियत है कि आज इस बार ये मामला इतना बड़ा हो चुका है। देखिए, ये आपको ये छोटी सी हमने आपको यहाँ गाजा पट्टी दिखाई है ना, ये गाजा पट्टी पूरी ये है, ये पूरी गाजा पट्टी है। यहाँ पर ये आज आप देख रहे हैं ना गाजा पट्टी, ये पूरी गाजा पट्टी है ये, जिसमें से इतना एरिया ऑलरेडी इजराइल ने खाली करा लिया है गाजा पट्टी से। क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 से ये इजराइल और फलस्तीन का युद्ध चल रहा है, और अभी तक भी चल रहा है। अब देखिए नया नया क्या हुआ इस समय। देखिए हुआ ये कि 12 अप्रैल का दिन था, और इजराइल ने सीरिया में, सीरिया आपको दिख रहा है ना, ये है सीरिया। थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए, ये सीरिया है। सीरिया की कैपिटल है दमास्कस। तो जैसे कि हर कंट्री में एम्बेसी होती है, जैसे इंडिया की एम्बेसी यूएस में है, और इसी प्रकार से फ्रांस की भी एम्बेसी यूएस में होगी। इसी प्रकार से हर कंट्री अपने एक दूसरे देश में अपना एक ऑफिस रखती है, अपनी एक एम्बेसी रखती है।
तो हालांकि सीरिया से मेजॉरिटी ऑफ दुनिया ने अपनी एम्बेसी हटा ली है, आईएस के चलते मेजॉरिटी ऑफ दुनिया ने सीरिया से अपनी एम्बेसी हटा ली थी, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड के चलते, कॉमन मुस्लिम ब्रदरहुड के चलते, क्योंकि वो भी शिया हैं और ये भी शिया हैं, इसीलिए ईरान ने अपनी एम्बेसी यहां से नहीं हटाई हुई थी। तो ईरान की एक एम्बेसी अभी भी सीरिया में काम कर रही थी। अब इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने एक मिसाइल दाग दी सीधे इस सीरिया में जो ईरान की जो एम्बेसी थी, इजराइल ने मिसाइल दाग दी उस ईरानी एम्बेसी के ऊपर। तो ये जो हमला हुआ, अगर आप देखिए तो ये ईरान की जमीन पर नहीं हुआ है, ये हमला हुआ है सीरिया की जमीन पर। लेकिन सीरिया की जमीन पर जिसके ऊपर हमला किया गया वो क्या था, वो ईरान की एम्बेसी थी। तो इजराइल ने एकाएक क्या किया, ईरान की इस एम्बेसी के ऊपर जो कि सीरिया में थी, इसके ऊपर एक मिसाइल दागी जिसमें 12 लोग मारे गए। 12 जो लोग मारे गए उनमें से एक बड़ी चीज जो थी, एक व्यक्ति है और उसका नाम क्या है, ये देखिए यहां पर आपको मैं फोटो अगर दिखा पाता, अच्छा मेरे पास में फोटो नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपको इसका फोटो तो हमारे पास में अभी नहीं है, हम आपको बताते हैं। इसमें एक है, इनको कहते हैं रजा जहीदी। रजा जहीदी जो है, ये ईरान की जो सबसे नोटोरियस फोर्स है। ईरान कहता है कि भाई हमारे वहां एक फोर्स है, ये एक प्रोटेक्शन फोर्स है, जैसे हमारे वहां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, राइट। तो जिस प्रकार से हमारे वहां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उसी प्रकार से ईरान ने भी अपने वहां एक सुरक्षा के लिए एक फोर्स बना रखी है। उसको IRNGC बोलते हैं, ईरान रीजनल ऐसे करके एक गार्ड कॉर्प्स करके एक फोर्स है जो कि ईरान ने अपने वहां बनाई हुई है। और वो कहती है भाई ये फोर्स है, लेकिन उस फोर्स को यूनाइटेड स्टेट्स 2010 में ही एक टेररिस्ट आउटफिट घोषित कर चुका है कि ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक टेररिस्ट आउटफिट है। तो अब उसी IRNSGC का जो टॉप लीडर था, उसका नाम है रजा जहीदी। ये रजा जहीदी, इजराइल को ऐसा पता लगता है कि ये रजा जहीदी जो है, ये इस समय सीरिया में इसी जो ये आपका ईरान का जो कॉन्सुलेट है उसमें बैठा हुआ है। यानी सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल का कहां पर है इस समय, रजा जईदी इस समय यहां सीरिया में जो ईरान की एम्बेसी है ये वहां पर है इस समय। तो इजराइल क्या करता है, एक अपना मिसाइल छोड़ता है और सीधे सीरिया के ऊपर उस कॉन्सुलेट को तबाह कर देता है, जिसमें 12 लोग मारे जाते हैं, जिसमें कि टॉप कमांडर इजराइल का, जो कि इसमें कि टॉप कमांडर, माफ कीजिएगा, टॉप कमांडर ईरान का वो भी मारा जाता है, जिसका नाम है रजा जईदी। अगर अच्छा इसके पहले क्या हुआ था 2020 में, अगर आपको याद हो, अगर आप याद कर पाए, 2020 में भी एक अटैक हुआ था जिसमें यूएस ने इसी IRNSGC के एक टॉप कमांडर को मार गिराया था, जिसमें कि फिर ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो खुद रो रहे थे और कंधा दे रहे थे जनाजे को कि अरे इनको कैसे मार दिया। तो ये उनके मरने के बाद यही रजा जईदी जो था ये टॉप लीडर बना था उस IRNSGC का। ये IRNSGC इजराइल का दुश्मन क्यों, आपके मन में ये बात आ रही होगी, क्योंकि एक्चुअल में ये IRNSGC ये सारे अटैक्स को कोऑर्डिनेट करता है। यानी कब ये जो हिजबुल्लाह है उनको कब अटैक करना है, यहाँ पर जो हमस में जो आतंकवादी हैं उनको कब अटैक करना है इजराइल के ऊपर, ये सारे अटैक्स को कोऑर्डिनेट करता है IRNSGC, जिस कारण से, और ये रहता भी सीरिया में जहां सबसे ज्यादा आतंकवादी रहते हैं। इनकी एक टुकड़ी है, उसको बोलते हैं कुद्स फोर्स। तो कुद्स फोर्स जो है ये इन्हीं की एक टुकड़ी है जो कि सीरिया में रहती है उसी एम्बेसी में। तो जैसे ही इजराइल को ये पता चला तो उन्होंने अटैक कर दिया। अब यहां से क्या हुआ, ईरान को यह दिखा कि भाई इजराइल ने हमारी एम्बेसी के ऊपर अटैक कर दिया है, तो उन्होंने एक प्रण लिया। बोले 13 तारीख को उनका एक स्टेटमेंट आया कि हम 48 घंटे के अंदर अंदर इस बात का जवाब देंगे और इजराइल जो है हम इसको ऐसी की तैसी कर देंगे उसकी। ठीक है, इजराइल ने इस चीज का ट्वीट करते हुए बड़ा बढ़िया एक जवाब दिया कि हमें आपके इन सब ट्वीट से हमें आपकी इन सब चीजों से डर नहीं लगता और आपको जो करना हो कर लीजिए। और देखिए आपकी बात तो हमारे, इजराइल ने क्या किया, अपने एक युवक का फोटो जो आराम से कॉफी शॉप में बैठा हुआ है और कॉफी पी रहा है, उसका एक फोटो ट्वीट करा। बोलो अरे हमारे वहां के तो लोग भी आपको सीरियसली नहीं लेते, हम तो राजनेता हैं, हम आपको क्या ही सीरियसली लेंगे। ऐसा कहना था तो ईरान एकदम आग बबूला हो गया और उसने 300 मिसाइल और ड्रोन्स, यानी 180 मिसाइल्स और 120 ड्रोन से हमला कर दिया। और हमला करने के बाद बोला कि हमने इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम और तरह तरह के और भी डिफेंस सिस्टम है, हमने उन सबको हैक कर लिया है और अब इजराइल को कोई नहीं बचा सकता। ये उन्होंने
एक वर्ड, इन्होंने एक इंटरनेशनल मीडिया में ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हमने इजराइल के सारे डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं हमने इनको हैक कर लिए हैं और अब हमने हमला कर दिया है। ये 300 हमले हुए और उसमें उन्हीं की फजीहत होगी, क्योंकि अगर आप यहां पर भी देखिएगा, ईरान लॉन्चेस ड्रोन मिसाइल्स एट इजराइल, और उसमें भी इजराइल ने बोला कि यहां पर 300 से ज्यादा ये ड्रोन्स और मिसाइल्स जो थे ये यहां पे ईरान की तरफ से फेंके गए थे, ईरान की तरफ से छोड़े गए थे इजराइल के ऊपर। लेकिन उनका कहना था कि हमने सब हैक कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी 99% से भी ज्यादा को इनके आयरन डोम ने रोक लिया। जो ईरान का अपना, जो इजराइल का अपना डिफेंस सिस्टम है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका आयरन डोम। तो आयरन डोम ने, इजराइल का जो ये आयरन डोम है, इसने इनके 300 से भी ज्यादा रॉकेट्स को रोक लिया। यानी इनका क्लेम जो था, कि ईरान का जो क्लेम था कि हमने 99% हमने यहाँ पे जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं हमने सबको हैक कर लिया है, फिर भी इजराइल ने 99% मिसाइल्स को रोक के दिखा दिया और मात्र 1% मिसाइल्स या ड्रोन्स जो थे ये इनके पास तक आ पाए, जो कि कोई भी हार्म नहीं कर पाए। माने 300 भेजे थे तो शायद मुश्किल से 3 ड्रोन एंटर कर पाए और वो भी कोई हार्म नहीं कर पाए। तो ये है पूरा मामला। तो यानी अगर हम संक्षेप में बात करें, अगर हम 1 मिनट में समअप करें, तो कहानी ऐसी थी, इजराइल को लगा, इजराइल को पता चला कि उसके कुछ दुश्मन जो हैं वो सीरिया में, ईरान की एक एम्बेसी है उसमें छुपे हुए हैं। तो इजराइल ने एक मिसाइल मार दी सीधे सीरिया में उस एम्बेसी के ऊपर। अब क्योंकि वो ईरान की एम्बेसी थी तो ईरान आग बबूला हो गया, उसने बोला हम भी मारेंगे तुम्हारे ऊपर, तो उसने 300 मिसाइल छोड़ी। लेकिन क्योंकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है, इसीलिए उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। यह है पूरा ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। अब इसका रिटर्न क्या देखने को पड़ा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिले, और इसके इजराइल के पास और कौन कौन सी चीजें हैं। तो इजराइल के पास में देखिएगा आयरन डोम है, जो किसी भी आने वाली मिसाइल को ऐसा इंटरसेप्ट कर लेता है। इससे रडार चेक कर लेता है, रडार हर समय वेव्स एमिट करता रहता है, रेडियो वेव्स एमिट करता है और देखता है क्या अगर कोई भी ऐसी कोई मिसाइल इनकमिंग होती है तो ये सीधे कंट्रोल यूनिट को आगाह करता है। कंट्रोल यूनिट यहां से एक एंटी मिसाइल फायर कर देती है, यानी जिस रास्ते से वो मिसाइल या ड्रोन आ रहा होता है, ये उसकी ट्रेजेक्टरी को समझ के कि ये किधर जाएगी, उसी ट्रेजेक्टरी को समझ के ये एक एंटी मिसाइल फायर कर देती है, जो हवा में ही उस मिसाइल को तबाह कर देती है और वो ग्राउंड पे कभी आ ही नहीं पाती। लेकिन अब जो तथ्य आप जानने जा रहे हैं वो आप शायद आपको चौंकाएगा। इसका जो कॉस्ट आती है एक मिसाइल को रोकने की, वो $5000 आती है। इसका मतलब जानते हैं आप क्या होता है? $5000 का मतलब क्या होता है? $5000, सॉरी कम बोला मैंने, इट इज $50,000। $50,000 का मतलब होता है 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए एक अटैक को रोकने की कीमत आती है, एक मिसाइल को रोकने की। अब सोचिए जब 30 अगर मिसाइल डाली हैं, 300 मिसाइलें डाली हैं तो कितना होगा? यानी सिर्फ एक अटैक 120 करोड़ रुपए का पड़ा इजराइल को। तो कहीं ना कहीं अगर ईरान, आपको क्या लगता है कि क्या ईरान की सच में मंशा थी उसको नुकसान पहुंचाने की, या फिर उन्होंने नुकसान ना पहुंचाते हुए भी एक अच्छा खासा नुकसान पहुंचा लिया? और कहीं ना कहीं अब ये बात इजराइल को भी समझ में आ रही है कि इन लोगों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, बट ये हमें इकोनॉमिकली बहुत वीक कर देंगे। और क्या इजराइल के पास इतना पैसा है कि वो 120 करोड़ के एक अटैक को ऐसे रिवर्ट कर पाए? इसको फंडिंग कहां से आती है फिर? ये तो इतना सा कंट्री है, इतनी फंडिंग कहां से आती है? तो चाचा सैम को अगर आप जानते हैं तो आप मेरी बात और मेरा इशारा दोनों बातें समझ पा रहे होंगे। एनीवे, अच्छा, अब क्योंकि इजराइल जानता है कि भाई हमें बहुत महंगा पड़ता है ऐसा अटैक रोकना, अब उसने आयरन बीम बना ली है, आयरन डोम की जगह पर आयरन बीम बना ली है। ये एक लेजर है, ये मिसाइल नहीं छोड़ती है, लेजर मार करके, ये अभी बीटा फेज में है, मतलब ट्रायल फेज में है। जो खर्चा एक अटैक रोकने पे, एक मिसाइल रोकने में $50,000 का आता है, आयरन बीम से सिर्फ $2 का आएगा। $2 एक फायर करने पे $2 का खर्चा आएगा और वो लेजर से ही डिस्ट्रॉय कर देगी उस मिसाइल को। यानी पूरा खर्चा बच गया। अब दिन रात अटैक करो इजराइल के ऊपर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो यूएस के साथ मिलकर के इसको बना चुका है, अब टेस्टिंग कर रहा है इसकी कि सिर्फ ये ऐसा सिर्फ बीम मारता रहेगा, बीम मार के, जैसे हम लोग बचपन में नहीं खेलते थे, बीम मारी और मार दिया मिसाइल को। अब ये मिसाइल का चक्कर ही खत्म, ये आयरन बीम इसने बना ली है और अगले साल तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये है पूरी कहानी। आपने अभी देखा, ये तो आयरन डोम है, ये जैसे अलग अलग इनके पास हैं, जैसे आयरन डोम की रेंज इतनी है, डेविड स्लिंग की रेंज और हो जाएगी, एरो 3 की रेंज बहुत ज़्यादा है, और जो आपका अभी जो हम यहाँ पर जो इन्होंने ये बनाया हुआ आयरन बीम, ये अगले साल से आ जाएगा। तो इनकी कॉस्ट ऑफ डिफेंस एकदम कम हो जाएगी इसमें। ये यूएस के संग मिलकर के ये सारी चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी कि क्या हुआ इससे, भारत में क्या प्रभाव पड़ा। आज शेयर मार्केट सेंसेक्स आज 500 अंक टूट गया, बहुत सारे लोगों के पैसे डूब गए आज शेयर मार्केट में। प्राइसेस का अगर ये ऐसा होता है,
अगर ईरान, सीरिया और लेबनान ये सब अगर वॉर में आते हैं, ये वॉर अगर चलता है, तो इवेंचुअली क्या होगा, फिर एक डर ये है कि काफी सारी मिडिल ईस्टर्न वॉर ना बन जाए, काफी सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इसमें ना कूद पड़े। अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज उधर से कूदती हैं तो इसराइल के डिफेंस में इधर से यूएस कूदेगा, और फिर ये वॉर एक बड़ा रूप ले सकता है, जिसके चलते, जिसके डर पे आज ही पूरा शेयर मार्केट टूट गया है, बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। और अगर ऐसा आगे बढ़ा तो ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, और जब ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो पूरी ओवरऑल इकोनॉमी में दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो किसी और की लड़ाई से नुकसान हमको हो सकता है। तो बस उम्मीद करिए ये लड़ाई शायद यहीं रुक जाए, एक हमला उन्होंने किया, एक हमला उन्होंने कर दिया वापस, शायद ये बराबर हो गया। अब अगर हमला होता है तो फिर ये मामला एस्केलेट हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको पूरी क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या है कहानी, क्या है मुद्दा, ये पूरा इजराइल और ईरान का वॉर का जो अभी चल रहा है वो क्या है। लेकिन अब ये फिलहाल शांत हुआ है, अब देखते हैं कब तक शांत रहता है ये। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आपको पूरी क्लैरिटी आ गई, जरूर से बताइएगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, और क्या आपको पूरी क्लैरिटी आ गई इस चीज में, ये जरूर से बताइएगा। धन्यवाद।